रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसके हटते ही भारत का सबसे बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप एक बहुत बड़े संकट में आ गया है। और ये संकट इतना गहरा है कि अब तो सरकार को भी इसमें दखल देना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर टाटा ग्रुप में चल क्या रहा है? इस इतने बड़े साम्राज्य का असली मालिक है कौन? और सबसे बड़ी बात, ये लड़ क्यों रहे हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें टाटा के ओनरशिप स्ट्रक्चर को समझना होगा, क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ वहीं छिपी है। तो देखिए, कहानी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है टाटा सन्स। असल में जब हम और आप टाटा ग्रुप बोलते हैं तो हम टाटा सन्स की ही बात कर रहे होते हैं। ये समझिए कि ये एक मदरशिप है जिसके अंदर टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन जैसी 400 से भी ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। इसका काम है इन सब कंपनियों को चलाना, इनकी स्ट्रैटेजी बनाना और नए बिजनेस में पैसा लगाना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक और बड़ा प्लेयर है टाटा ट्रस्ट्स। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस पूरी मदरशिप यानी टाटा सन्स का मालिक कोई एक परिवार या कोई बड़ी कंपनी नहीं है, बल्कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट्स हैं। जी हाँ, टाटा ग्रुप की नींव ही इसी सोच पर रखी गई थी कि बिजनेस से जो भी पैसा आएगा वो समाज की भलाई में लगेगा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी इन्हीं टाटा ट्रस्ट्स की है। और बस यही वो नंबर है जो पूरी पावर डायनामिक्स तय करता है। इसके बाद जो दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो हैं शापूरजी पालोनजी ग्रुप यानी मिस्त्री परिवार, जिनकी 18% हिस्सेदारी है। तो एकदम सीधे सीधे समझ लेते हैं, टाटा सन्स जो है वो असल में बिजनेस चलाता है, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस, और इसके चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। और दूसरी तरफ टाटा ट्रस्ट्स इस पूरे बिजनेस का मालिक है और उसके चेयरमैन हैं नोएल टाटा। मतलब एक का काम है बिजनेस और स्ट्रेटजी और दूसरे का काम है गवर्नेंस और चैरिटी। अच्छा, तो अब जब ये स्ट्रक्चर साफ हो गया है तो चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। ये जो लड़ाई है ना, ये कंपनियों के अंदर नहीं हो रही, ये हो रही है असली मालिक यानी टाटा ट्रस्ट्स के बोर्डरूम के अंदर। हुआ ये है कि रतन टाटा के बाद ट्रस्ट का जो बोर्ड है वो साफ साफ दो खेमों में बट गया है। एक तरफ है नोएल टाटा और उनके साथी, और दूसरी तरफ है मेहली मिस्त्री, जिनके साथ 4 लोगों का एक बहुत पावरफुल ग्रुप है। और ये जो दरार है ये सबके सामने तब आई जब 77 साल के एक ट्रस्टी विजय सिंह के रीअपॉइंटमेंट का वोट होना था। नोएल टाटा का खेमा तो उनके फेवर में था, लेकिन मेहली मिस्त्री के ग्रुप ने उनके खिलाफ वोट कर दिया। नतीजा, विजय सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। बस फिर क्या था, बदले में नोएल टाटा ने मिस्त्री के खेमे का एक प्रपोजल ब्लॉक कर दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि ट्रस्ट में एक डेडलॉक, एक गतिरोध पैदा हो गया है। अब कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो नए बिजनेस में पैसा लगाने का हो या किसी बड़ी पोस्ट पर किसी को बिठाने का, कुछ भी नहीं हो पा रहा। दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने खड़े हैं और पूरा का पूरा टाटा ग्रुप एक तरह से पैरालाइज्ड हो गया है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो अंदरूनी लड़ाई है ये तो सिर्फ एक सिरदर्द है। टाटा ग्रुप के सामने 2 और बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। पहली बड़ी मुश्किल है शापूरजी पालोनजी ग्रुप, याद है, जो 18% के शेयर होल्डर हैं। वो अब इस ग्रुप से बाहर निकलना चाहते हैं, अपना दशकों पुराना इन्वेस्टमेंट बेचना चाहते हैं। वैसे कागज पर देखें तो उनकी हिस्सेदारी की कीमत जबरदस्त है, बहुत बड़ी रकम है, इतनी कि वो भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। करीब 150 साल पुराना एक एग्रीमेंट है जो उन्हें ये शेयर्स बेचने या इनके बदले लोन लेने से भी रोकता है। मतलब सोचिए, इतनी दौलत होकर भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उनके लिए एक सोने का पिंजरा बन के रह गया है। और अब आते हैं दूसरे बड़े सिरदर्द पर। ये आ रहा है सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने टाटा सन्स को एक क्रिटिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का टैग दे दिया और कहा कि सितंबर 2025 तक आपको आईपीओ लाना ही पड़ेगा। अब टाटा ग्रुप इसके बिल्कुल खिलाफ है। वो पब्लिक मार्केट के झंझटों से दूर रहना चाहते हैं। उन्होंने तो इस नियम से बचने के लिए अपना सारा कर्ज तक चुका दिया। लेकिन आरबीआई की तरफ से जवाब क्या आया? खामोशी। और ये खामोशी ही सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा रही है। ये जो आज की उथल-पुथल है, ये हमें टाटा ग्रुप के इतिहास की तरफ देखने पर मजबूर करती है और उस कमी को दिखाती है जो ग्रुप के बड़े लीडर्स के जाने से पैदा हुई है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, 74 साल और सिर्फ 2 लीडर, 53 साल तक जीआरडी टाटा और फिर 21 साल तक रतन टाटा।
ये एक असाधारण स्थिरता का दौर था, है ना? और यही सबसे बड़ी बात है। जब तक जेआरडी टाटा या रतन टाटा थे, उनका रुतबा इतना बड़ा था कि उनकी बात ही फाइनल होती थी। एक आदमी का फैसला ही कानून था। आज वो एक मजबूत आवाज नहीं है और इसीलिए बोर्ड में ये डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो टाटा ग्रुप आज एक दोराहे पर खड़ा है। कई गंभीर और अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। तो अब आगे क्या होगा? कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब टाटा का भविष्य तय करेंगे। पहला, टाटा ट्रस्ट्स के अंदर की ये पावर स्ट्रगल कौन जीतेगा? दूसरा, क्या शापूरजी पालोनजी ग्रुप को कभी अपने इन्वेस्टमेंट से निकलने का मौका मिलेगा? और तीसरा, क्या सरकार और आरबीआई मिलकर टाटा सन्स को आईपीओ लाने पर मजबूर कर देंगे? और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या टाटा जैसा विशाल साम्राज्य, एक टाइटन, एक मजबूत लीडर के बिना चल सकता है? एक ऐसा लीडर जिसकी बात पत्थर की लकीर हो? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।